दमनजीत ठाकुर शो के 25वें एपिसोड में आज बात होगी अब तक के हमारे सफर की। ये पड़ाव नहीं है, सफर की शुरुआत भर है। चढ़ाइयों को चढ़ने का आनंद वैसा ही होता है जैसे किसी किसान को अपने खेत में लहलहाती हुई फसल को देखकर होता है। बेशक इसमें मेहनत लगती है, लेकिन इस मेहनत में अगर ईमानदारी बरती जाए तो उसका नतीजा अच्छा होता है, मीठा होता है। नतीजे अच्छे होने का मतलब भी हमारे लिए कुछ और ही है। हम व्यूज की बजाय पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, दृष्टिकोण की बात करते हैं, नजरिए की बात करते हैं। और इस शो में हमने सच्चाई को, मुद्दों को बिना लाग लपेट के पेश करने की कोशिश की है। हमने व्यूज की चिंता नहीं की है, हमने बस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा है। हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तानी संस्कृति और हमारी अमूल्य धरोहर यानी गंगा जमुनी तहजीब को इस शो के जरिए सामने रखा जाए। कुछ मुद्दे उठाए जाएं जो बाकी जगहों पर छूट जाते हैं। 25 हफ्ते या 25 एपिसोड कुछ भी नहीं होते, लेकिन मुद्दे पर कायम रहना और लोगों का ध्यान अपनी विरासत की ओर खींचना, असल मुद्दों की ओर खींचना, हिंदुस्तान की बात करना, यही हमारा मकसद है और यही हमारा असली सरमाया है। कुछ मीठी यादें और ज्यादातर कड़वी बातें हमने की हैं। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सफर पर धारणाएं हथौड़ों से तोड़ी नहीं जा सकती। मुसलमान जो है जोग्राफिया ना पढ़े, मुसलमान फिजिक्स ना पढ़े, मुसलमान कॉमर्स ना पढ़े, मुसलमान साइंटिस्ट ना बने। हकीकत बात तो यह है कि तारीख़ इंसानी में जब तक का जो हमारा तहजीबी है, इन तमाम उलूम फ़नून के अंदर जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुसलमान साइंटिस्टों का है, शायद आलमी लेवल पर अगर आप देखें तो उतना किसी दूसरी कौम के लोगों का है भी नहीं। आखिर मदरसों में क्या पढ़ते हैं मुस्लिम बच्चे? दीनी तालीम एक व्यक्तिगत विषय है और दीनी तालीम के लिहाज से बच्चों को मकतब में, घर पे, मदरसे में बुनियादी तालीम के घंटों के अलावा पढ़ाए जाने में किसी को कोई उज़्र नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं है, कोई उस पर आपत्ति नहीं करता। लेकिन बच्चों को स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना हल होगा। मदरसों की स्थिति पर जानेंगे राय कुछ प्रमुख विद्वानों की। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बच्चों के ताल्लुक से सरकार को जितनी तवज्जो देनी चाहिए थी उसकी एजुकेशन सिस्टम पर, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार अब तक रही हो, कि उस पर वैसी तवज्जो नहीं दी गई। बात उल्टी वो समझते हैं जो कुछ कहता हूँ, अब की पूछा तो ये कह दूंगा कि हाल अच्छा है। आज खबरों में बहुत कुछ है, धर्म और राजनीति, सड़कों पर उतरे लोग और सियासी बगावतें। पर इन सब के बीच अगर कुछ चर्चा से बाहर है तो वो है नौकरी। आखिर कहां गई नौकरियां और स्टार्टअप के बुलबुले का क्या हुआ? देश में जॉब्स को लेकर लोगों की उम्मीद की किरण स्टार्टअप्स रहे हैं, लेकिन उनका हाल ये रहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काटा तो कतरा खून निकला। मीडिया और सोशल मीडिया पर जिस तरह शोशेबाजी हावी है, कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो सच को बिना किसी लाग लपेट के, बिना आवरण के, बिना किसी मिलावट के बोलें। हम जो बोलेंगे वो सच कड़वा भी होगा, चुभेगा भी। क्या भारत में मुसलमान हिंदुओं से संख्या में अधिक हो जाएगी? ओवैसी साहब ने कहा इंशाअल्लाह हिजाबी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। तो जो इस तरह के बयान हैं वो ऐसे भ्रम को और फैलाते हैं और दुविधाएं जो है सो खड़ा करते हैं। सच सुनकर आपको सच में मजा नहीं आया कि रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। कितना एंटी सोशल है सोशल मीडिया। सच एक नजरिया भी हो सकता है, लेकिन तथ्य पवित्र होते हैं।
हर कोई जीतना चाहता है, एक दूसरे पे हावी होना चाहता है। हाँ। और वो हावी होने के चक्कर में वो सारे इतिहास को अपने हिसाब से, अपने काल के हिसाब से वो देखना चाहता है उसको। ये बात और है कि तथ्यों की व्याख्या अलग अंदाज में की जा सकती है कि बहुत से ऐसे मंदिर हैं, बहुत सी ऐसी और किले हैं और ऐसी हमारी धरोहर हैं जो आज संरक्षण चाहती हैं, जो संरक्षण मांग रही हैं। आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको बस एक झंडा उठाना है क्योंकि आपको उससे मशहूर होने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ अफगान के उधर से इधर से जो बाद में जो मुस्लिम्स जो आए थे यहाँ, उन लोगों ने बहुत गलत काम किया है, काफी मंदिर तोड़ा है। इसको एक्सेप्ट करने में मुसलमानों को कोई भी झिझक होना नहीं चाहिए। सवाल यह है कि ताजमहल शिव मंदिर है या शाहजहां का बनवाया मकबरा। ताजमहल, हाँ, वो ये तेजो महालया मंदिर है करके, मैंने इंडिया में मोर देन 100 मंदिर मैंने खुद जो ना इसको ठीक ठाक किया। मैंने अभी तक जो एक तेजो महालय करके मुझे मालूम नहीं है, कोई भी मूर्ति को मैंने अभी तक पूजा नहीं किया है, या मुझे उसके बारे में पता नहीं, किसी को भी पता नहीं होगा तेजो महालय। सच को भले ही कम व्यूज मिले, पर उससे सच की न तो तासीर बदलती है और न ही उसकी तलखी। आप किसी भी अपने असराफ दोस्त से बात करेंगे तो 10 लाइन के बाद 11वीं लाइन में वो जरूर कहेगा कि मैं फलाने की नस्ल का हूँ, मैं फला जगह से आया हूँ और मैंने हुकूमत किया इस देश पे। वो हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम विजित हैं, हम विजित मुसलमान हैं और वो विजेता मुसलमान हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों के बीच छुआछूत पर बमुश्किल ही बात की गई है। अशराफ में हो गए आपके सैयद, पठान, शेख, तो ये जो लोग हैं ये जहाँ पे हावी हो जाते हैं वो फिर कहीं किसी और को पनपने नहीं देते। क्या दलित मुसलमानों को मिलेगा उनका हक? जब अशराफों के कहने से पसमानदा के वोट मिल जाते हैं, जब इमाम बुखारी की रिपोर्ट के ऊपर जो है वो वोट मिल जाता है तो काम चल जाता है। तो क्या जरूरत है कि हिंदुस्तानी मूल के मुसलमान की बात करें। सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। सच्चर कमेटी की मुसलमानों की शिक्षा के बारे में बताई गई बातें 1.5 दशक पुरानी हो चुकी हैं। देश के मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति बेहद ख़राब है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि देश के मुसलमान शिक्षा के कई मानदंडों पर दूसरे समुदायों, खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर स्थिति में। आज द मंजीत ठाकुर शो में बात ऐसे कलाकार की जिनकी पहचान इन दिनों प्रधान जी के रूप में है, जो अपने दोस्त पंचायत सचिव को गिफ्ट में लौकी दिया करते हैं। नाम है रघुवीर यादव। आजू गई हुती भो रही हो रस खान रही, कभी नंद के भो नहीं बाको जियो जुग लाख करो रही, जसमती को सुख जात कयो नहीं। अरे तेल लगाई लगाई के अंजन भोहे बनाए बनाए, ठिठो नहीं डारी हमेल निहारत आनन, भारती ज्यों चुचकारत क्यों नहीं। अरे धूर भरे अति शोभित समझू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी रे, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनिया कटी पीरी कछौटी। और बाछा भी को रस खान बिलो कत भारत काम, कला निधि कोटी रे काग के भाग बड़े सजनी। हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। और आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं, जो मंजीत ठाकुर शो को आपके सामने लाने में काफी मेहनत करते हैं।
अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ द मंजीत ठाकुर शो को जो लोग कामयाब बनाते हैं, जो जिन लोगों की इसके पीछे मेहनत होती है, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे एडिटर्स हैं, उनसे मिलवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगा अपने कैमरामैन मनमीत सिंह खालसा से। ये हैं मनमीत सिंह खालसा भाई, ये हर शो में हमारे साथ होते हैं। और अब आपको मिलवाता हूँ मैं, ये हमारा स्टूडियो है और यहीं पे बैठ के हम लोग बातें करते हैं। और ये है पीसीआर, जिसमें सुरेश जी हमारे साथ होते हैं, जो हमारी आवाज़ को और हमारी बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम आपको मिलवाते हैं न्यूज़ रूम में अपने उन साथियों से जो इस पोस्ट प्रोडक्शन में हमारे साथ काम करते हैं। ये राजीव कुमार सिंह हैं और ये जितने भी आप मोन्टाज और ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं, ये राजीव कुमार सिंह के ज़रिए आता है। और ये हैं चेतन वर्मा, जो हमारे शो को एडिट करते हैं और जो बातचीत होती है उसको एक। ये ओनिका है जो रिसर्च में बाकी चीज़ों में हमारी मदद करती हैं और वेबसाइट। हाय दिखाइए, आप दिखाइए। तृप्तिनाथ हमारे काफ़ी सीनियर साथी हैं और नकुल सर जो वेबसाइट को एक अलग अंदाज में खबरें देते हैं। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिसकी मंजिल भी खुद सफ़र ही होती है, यानी हमको कहीं पहुंचना नहीं होता, कोई एक टारगेट या ध्येय पूरा करना नहीं होता, वो सफ़र ही इतना खुशनुमा होता है। और द मंजीत ठाकुर शो भले ही 25 एपिसोड का हो, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, जिस चीज़ पर, जिस हिंदुस्तानियत को, जिस गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के हम चल रहे हैं, वो उसकी विरासत बहुत पुरानी है और हमको उसको बचाए रखना है। और कैसे हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे 3 महत्वपूर्ण सहयोगी मेहमान मेरे शो में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बगल में आप देख रहे हैं आतिर साहब हैं, आतिर खान साहब हमारे प्रधान संपादक, मलिक असगर हाशमी साहब हैं आवाज़ द वॉइस हिंदी के संपादक, और आवाज़ द वॉइस अंग्रेज़ी की संपादक आशा खोसा। हम इस सफ़र में कैसे चल रहे हैं, किन किन चीज़ों पर हमारी निगाह रहती है और हम किस तरह विवाद नहीं चाहते, हम विश्लेषण चाहते हैं और सही मुद्दों को सामने लेकर आना चाहते हैं, इस पर बात करेंगे। आतिर सर, बहुत बहुत स्वागत आपके ही चैनल पर, आपके ही शो में। नहीं, चैनल हम सबका है, मेरा नहीं है। लेकिन आपको बधाई, आपका 25वें एपिसोड और बहुत ही शानदार आपका शो है। सभी लोगों ने काफ़ी सराहा है इसको और काफ़ी हर जगह इसकी चर्चा है। चर्चा इस वजह से है क्योंकि आप जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं शो में, वो और लोग नहीं करते। और लोग तोड़ने की बात करते हैं, आप जोड़ने की बात करते हैं, आप सच दिखाते हैं। और आप जो भारत की गहराई है उसको दिखाते हैं, जो उसकी एक रिच हेरिटेज है, कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, और जिस तरह से चीज़ों को हमें देखना चाहिए बतौर इंसान, वैसे आप इंसानियत की बात करते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई आपको और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका शो 25,000 एपिसोड्स करे। और इसी तरह हम लोग, क्योंकि हम लोग गंगा जमनी तहजीब, जैसे कि अभी एक हमारे कोलीग बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हम गंगा जमनी तहजीब जीते हैं। ना सिर्फ बाहर जो हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, बल्कि हम एज अ टीम भी जो हैं, हम सब लोग उस तहजीब से रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो वो हमारी कंटेंट में, आपकी कंटेंट में रिफ्लेक्ट करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल हम जिस तरह का कंटेंट कर रहे हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन इसकी और लोकप्रियता बढ़ने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बूंद बूंद से ही समुद्र जो है वो बनता है और हमें इसी दिशा में चलना है, इसी डायरेक्शन में चलना है एज अ टीम। हाशमी साहब, हम लोग तो बहुत ही नज़दीकी से काम करते हैं, तो जो हम लोग कहानियों का चयन करते हैं, कहानियों से मेरा मतलब जो हम स्टोरीज़ वेबसाइट पर करते हैं या जो हम लोग अपने शो में करते हैं, मंजीत ठाकुर शो हो, ज़रा सोचिए हो, दुनिया जहान हो, या और भी हमने कश्मीर को लेकर के बहुत सारी बात की। कश्मीर पे तो सवाल मैं आशा जी से करूँगा, लेकिन ओवरऑल जो कंटेंट होता है, असल में दर्शकों को ये बताइए कि हम किस चीज़ का ख्याल रखते हैं सबसे पहले। नहीं, देख, सबसे पहली बात है कि हम आम पत्रकार ही थे। यहाँ जब आए नए प्लेटफॉर्म पे, जब बताया गया कि हमें, तो खास हो गया। हाँ, तो वो खास हो गया। तो पहले तो हमें ही मशक्क़त करनी पड़ी, फिर बाद में आज हालत ये हो गई, 2 साल होने को है वेबसाइट को,
और आपका 25वां शो हो रहा है, उसके लिए पहले मुबारकबाद। अब हम लोग उसमें जीते हैं, अब हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। मतलब यहाँ भी वही बात करते हैं, अंदर भी वही बात करते हैं, बाहर जब बात करते हैं तो यही बात करते हैं। कंटेंट का जब चुनाव होता है तब हम इसका ख्याल ज़रूर रखते हैं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, एक दिशा दे सकें। ये हमारी जो है सो सबसे बड़ी जो सोच होती है पहले यही होती है कि कोई भी जब सब्जेक्ट हम चुनते हैं हर हफ्ते, तो उस पर साथ साथ हो कि हम दे क्या रहे हैं और वो भी सही दिशा सही तरीके से दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, इसका हम खासा ख्याल रखते हैं। और विषय हम वही चुनते हैं जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जिस पे लोग बचते हैं बहस करने से, हम उस बहस में शामिल होते हैं और बहुत ही सफाई से अपनी बात रखते हैं, बगैर विवाद खड़ा किए, बिना चिल्लाए हम अपनी बात रखते हैं और लोगों को वही पसंद आता है। जैसा अभी आतिर साहब ने कहा, जाहिर सी बात है कि हमारे प्रधान संपादक ने, इनके पास ज़्यादा फ़ोन आते होंगे कि आपका आदमी जो है देखिए सही नहीं कर पा रहा है या सही कर पा रहा है। तो जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो और करनी पड़ेगी। आशा जी, कई लोगों ने ये सवाल किया है कि आपके चैनल पे और आपके वेबसाइट पे कश्मीर का कंटेंट अधिक होता है, हम लोग कश्मीर पे ध्यान क्यों देते हैं इतना ज़्यादा? देखिए, कश्मीर जो 30 साल में कश्मीर की जैसे रिपोर्टाज हुई है वो एक तरफा रिपोर्टाज थी, वो सही है, वहाँ हालात सही नहीं थे। और जो नेगेटिव न्यूज़ होती है कि मर गया, लोग मार दिया, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी बहुत चर्चा हुई है। लेकिन कश्मीर उतना ही नहीं है, जबकि 30 साल वहाँ कॉन्फ्लिक्ट थी तब भी कश्मीर उतना ही नहीं थी, कश्मीर की खबर उतनी थी। अब तो हालात खैर काफ़ी बदल गए हैं और हम जो है, हमारी कोशिश ये है कि कश्मीर के लोग, कश्मीर जो कश्मीर एक धरती नहीं है, वहाँ पे लोग बसते हैं, वहाँ जिंदगियाँ दे पीपल हैव ड्रीम्स, हम उन ड्रीम्स को उजागर करते हैं। वहाँ के आम लोगों की लाइफ कैसी है, उनके ड्रीम्स क्या, उनके एस्पिरेशंस क्या है और वो अचीव क्या कर रहे हैं, वो हम सब दिखाते हैं। कश्मीर इसलिए ख़ास है क्योंकि कश्मीर पे बहुत डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली है, वो हमारे देश में भी चली है, वो अनजाने में चली है या जानबूझ के कई लोगों ने किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन इंटरनेशनली एक बहुत नेगेटिव कैंपेन चलाई गई है कि वहाँ तो सबको मार दिया, सब गड़बड़ है वहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत व्हाट यू से मतलब एक बहुत जीवंत तरह का एक माहौल है वहाँ पे, वहाँ का आर्ट है, कल्चर है, वहाँ के लोग हैं, हम उन सब को दिखाते हैं और ये हमारा मकसद है कश्मीर को ज़्यादा हाईलाइट करने का। बियॉन्ड द हेडलाइंस, आशा जी के कहने का मतलब हम जो कह रहे हैं वो सुर्खियों के पार है। जो खबरें आप अखबार में पढ़ते हैं या टेलीविज़न चैनल्स में लोग चिल्ला चिल्ला के एंकर्स जो कहते हैं, खबर सिर्फ उतनी ही नहीं होती है, खबर उसके परे भी होती है, सुर्खियों के परे। और उसी बियॉन्ड द हेडलाइंस जो खबरें हम पकड़ते हैं, एक सवाल, आखिरी सवाल हम करेंगे आते सर, कि क्या जो बियॉन्ड द हेडलाइंस खबरें पकड़ने की कितनी मशक्क़त करनी होती है, क्योंकि बहुत आसान तो होता नहीं है ये काम। देखिए मंजीत, जब हमने ये शुरू किया था पूरा, अब हमें 2 साल हो जाएंगे फरवरी में, जनवरी 23 को 2 साल हो जाएंगे। सफ़र जो था वो एक, क्योंकि हम एज जर्नलिस्ट हमारे लिए एक नई जर्नी थी, जैसे कि हाशमी साहब ने बताया। और जब हमने शुरू किया हमने मशक्क़त तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन अब हमें उसमें मज़ा आने लग गया एक तरह से। जिसको कहते हैं ना कि सूफीज़म में कहते हैं हाल आ जाता है ना, जुनून एक तरह का हो जाता है। तो अब वो हो गया है कि हमें इसमें रम गए हैं हम इसमें। तो हम ना एक हल्के देखते हैं ना दूसरा हल्का देखते हैं, हम देखते हैं कि हमें क्या ठीक लगता है एज़ भारतीय, हमें क्या दिशा होनी चाहिए, हमारे देश के लिए क्या अच्छा है। और खाली हेडलाइंस के परे अगर हम जाते हैं तो हमें वास्तविकता का पता लगता है, हमें गहराई पता लगती है। इसमें मैंने आपको बताया कि भारत की एक जो सभ्यता, जो संस्कृति है, वो कितनी गहरी है और कितनी उसमें विस्तार है, जिसको समझना एक पूरा अपने में एक समुद्र है। इसमें आप जाएंगे तो इतनी इसमें गहरा है वो। हेडलाइंस जो आजकल हम देखते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में होती है, वो हमें सही कहानी नहीं बताती है। हम जो कहानी कहते हैं वो लोगों की कहानी कहते हैं, और जो लोग सोच रहे हैं, और वो लोग जिनको आवाज़ नहीं मिली है, जिनकी आवाज़, जो अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो हम उनके नज़रिए से सोचते हैं कि वो कैसे सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो पोलराइजेशन चल रहा है उसमें ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एरियाज भी होते हैं, तो हम उसमें भी जाते हैं। सो वी रीड बिटवीन द लाइन्स जिसको कहते हैं, और फिर हम कंटेंट अकॉर्डिंगली क्रिएट करते हैं। हाशमी जी,
हाशिए पर पड़े समुदायों की बात करना कितना मुश्किल है आज के दौर में। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासतौर से हमारे जैसे फॉरवर्ड आदमी को तो ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहले घर से ही लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, लेकिन उनकी आवाज़ को लाना बहुत ज़रूरी है, जिनको लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, लेकिन हम जज्बात में बहते नहीं हैं। हमेशा इसका ख्याल रखते हैं, जब भी हमारे पास कोई खबर आती है, जैसे आप कह रहे थे कि बियॉन्ड द लाइन, तो हम लोग कोई भी खबर आती है तो हम इतना जल्दीबाजी में नहीं होते हैं कि तुरंत उसको चलाना है, बल्कि उस पर हम बहुत संयमित होकर के सोचते हैं, फिर एक दिशा देते हैं जिससे दूसरे का भला हो। तो जब हम बात करते हैं पिछड़ों की, तो हम उस पर भी ख्याल रखते हैं कि जो उनसे उनका छूट गया है उनको मिलना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश है, और तभी तो हम जोड़ पाएंगे किसी को। जब हम किसी हक की बात करेंगे, तब जो पीछे वाला है उसको भी लगेगा कि ये हक की बातें करता है, तो वो हमारे साथ खड़ा होगा। हमारे साथ जब खड़ा होगा तो जो सामने वाला है वो भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो हम तो जोड़ने की बात करते हैं। आशा जी, कई लोगों ने मुझसे शिकायत की, यार तुम तो अपने प्रोग्राम में कभी चिल्लाते ही नहीं हो। तो चिल्ला के बात कहने से बात सच हो जाती है क्या? मुझे लगता है मंजीत, अब वो चिल्लाने वाला टेलीविजन जो है ना, उससे लोग उकता गए हैं। उसको देखते ज़रूर है, उनकी टीआरपी जैसे बताती है, उसको देखते हैं, लेकिन वो मज़ा लेने के लिए देखते हैं। अगर आप किसी को पूछिए कि आपको इस शो से क्या मिला, वो बोलेगा उसने उस पर चिल्लाया, बहुत अच्छा लगा, इसने फिर उस पर चिल्लाया। मतलब एक तरह से ड्रामा हो गया, वो चिल्लम चिल्ली का ड्रामा हो गया। लेकिन टेक अवे जो होते हैं उन शोज़ में से कुछ भी नहीं होते। तो जो वो मज़े के लिए कुछ लोग देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि एंटरटेनमेंट वैल्यू उनकी ज़्यादा है। लेकिन अब जो एक जॉनर आ गया है, एक सीरियस जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म इन द सेंस कि आप पॉजिटिविटी लाना चाहते हो माहौल में। नेगेटिविटी तो आप कहीं से भी ला सकते हो। देखिए, आज के ज़माने में हर एक नागरिक जो है वो अपने आप में पत्रकार है। हाँ। हमारी भूमिका इस पत्रकार अभी दूसरी हो गई, हम क्यूरेटर्स बन गए हैं। तो कोई भी कहीं भी उसको कुछ दिख जाए, कोई ज्यादती हो रही है, कोई गलत चीज़ हो रही है, तो वो अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो आम नागरिक भी जो है वो एक जर्नलिस्ट बन गया है। इसमें हमारी भूमिका क्या होती है? इन सब चीज़ों पे बहस करवाना, इन सब चीज़ों पे जो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देश को आगे बढ़ने के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिविटी में तो आप जितना भी जाइए और उसमें आप डूबते जाएंगे, लेकिन एक देश को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, उम्मीद बहुत ज़रूरी है। आपको उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे लगता है हमारी कोशिश ये है कि हम रास्ता दिखाएं कि उम्मीद कहाँ पे है, उम्मीद कैसे बन सकती है। जब हम स्टोरीज करते हैं, हम ये देख के चलते हैं कि नहीं, हमें दिशा देनी है, हमें झगड़े नहीं पड़वाने हैं समुदायों के बीच में या लोगों के बीच में। तो जब आशा जी नेगेटिविटी की बात करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे मुद्दे नहीं उठाते हैं जो अपने मीनिंग में नेगेटिव हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आपको अच्छी खबरें ही दिखाते हैं। हम ऐसी खबरों को भी सामने लाते हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जो अपने अर्थों में नकारात्मक तो होती हैं, लेकिन हम उसको बरतने का जो हमारा तरीका होता है वो सकारात्मक होता है। हम दो समुदायों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में या किसी भी गुट के बीच में झगड़ा नहीं लगाते, हम उस झगड़े को सुलझाने की दिशा में काम करते हैं। मंजीत ठाकुर शो में 25 एपिसोड पूरे हुए हैं, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन एक चुनौती भी ये है कि अब आगे, जैसा कि आदिर खान सर ने कहा कि इसको 25,000 एपिसोड तक ले जाना है, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग ले जाएंगे इसको, लेकिन इसके लिए चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, हाशमी सर और आदिर सर आपका इस शो में आए, और जाहिर है आगे जो सफ़र चलेगा इस पर आप हमारे साथ बने रहेंगे। और आखिर में बात जश्न रिख्ता आयोजन की। उर्दू अदब के इस आयोजन में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे थे जिन्होंने भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाई। उर्दू को फिर से लोकप्रिय करने के लिए एक अलग ही तरीका अख्तियार करते हैं ऐसे लोग। इन पर एक नज़र। Perahan basically comes from the Turkey, and this is an Arabic jubba, and this Perahan is designed by the Tayyab Rizvi. He is the founder and CEO of AH Clothing. So there is our stall now. He is my friend. So please join us. There is a lot of calligraphies, articles, and Darwish Perahan types.
So please come. There's a lot of products here. Basically, this call for the time of शहनशाह सलाउद्दीन अयूबी, उनका ये इजाद क्या हुआ था। दे लाइक जब वो उसको पहन के चले तो उनके एक किंग वाला फील आना चाहिए था। दिस इज आवर स्टोर एंड नाउ ही इज आवर फाउंडर एंड सीईओ सैयद तैयब रिजवी साहब। एक बार आप टर्न करिए, इनका भी दिस इज आल्सो दरवेश सूफीज़म। अच्छा, दिस कुर्ता कॉल डिजाइन्ड बाय जो आप शॉल देख रहे हैं यहाँ पे, एंड जितने भी VVIPs हमारे जो जश्न एकता में आए हैं, शबान आज़मी है, जावेद अख्तर साहब है, नसरुद्दीन साहब है, रत्ना पाठक जी हैं, और जितने भी गेस्ट आए हैं, राना आपा है, तो उन सबको ये हमारी तरफ से शॉल गई है, उर्दू शॉल ये वाली, और उनकी पोइट्री उसके ऊपर प्रिंट करके उनको ट्रिब्यूट किया गया है। जैसे मिर्ज़ा गालिब की है, हज़ारों ख्वाहिश है ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये गालिब साहब ने लिखा था। उनका नाम है हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। सो वी हैव उर्दू पोएट्री शोज एंड कस्टमाइज्ड आल्सो। जश्न रेख्ता में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मूल आयोजन के साथ साथ अपनी लिखी शेर व शायरी, अपनी रचनाएं लेकर आए, और कुछ तो वहां पर रैप करते भी नजर आए। उन्हीं रचनाओं के साथ आपको छोड़ जाते हैं, और आप आवाज़ द वॉइस को फॉलो करें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारा ट्विटर अकाउंट है @आवाज़-द-वॉइस HIN यानी हिंदी, और मुझे यानी मंजीत ठाकुर को आप फॉलो कर सकते हैं @मंजीत2007 पर। अगले एपिसोड में फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। जो नींद उड़ी अपूरे सारे भाव करे। वैसे हो सकता है मैं बच निकलूं, रेल के आगे फेंकना मुझको, रस्सी पंखा है मेज टेबल है, रस्सी पंखा है मेज टेबल है, अपनी जानिब को खींचता मुझको। गजलों की जान है हुस्न तेरा ही तो गजलों की जान है, शेर ऐसे के गालिब का दीवान है, शेर जैसे के है मीर की सादगी, शेर है जिंदगी, शेर है बंदगी, शेर ऐसे के रातों की रानी कहो, शेर मीरा कहो, शेर दीवानी कहो, शेर जिसमें के जुल्फों की ही बात हो, शेर ही नूर हो, शेर ही रात हो, शेर ऐसा के जैसा कहा ही नहीं, गमज़दा दिलकशी दिल नसी। मैं खोया हूँ मैं सपनों में सारी रात मैं सपनों में खोया, सपनों में खोया हूँ मैं सपनों में सारी रात मैं सपनों में खोया, सपनों में खोया हूँ मैं सपनों में। या करूँ बात मैं तो आजकल खुद से ही, जज्बात खुद के सुनाता खुद को ही, जिंदा लाश ये हो गई मेरी जिंदगी, जिंदा रह के ना उखाड़ा मैंने कुछ अभी, मैं तो रुकता नहीं बढ़ता ही जा रहा मैं, आजकल किसी का फोन नहीं उठा रहा मैं, रहता खुश भले पैसा ना कमा रहा मैं, सपनों के पीछे पीछे भागता ही जा रहा मैं, मेरा दिल करे बनूं अंबानी, मिली अकड़ मुझे तोहफे में है खानदानी, मैं हूँ गब्बर मैं तेरा सांबानी, कोरे कागजों की बनी ये कलम दीवानी, बातें इश्किया बन गया दीवाना मैं, मैंने इश्क किया जाता जो दीवाना मैं।
दिल मिश्री समंदरों से खारा मैं, गहराई प्यार की मैं गोते खाता जा रहा मैं। समाधान करो मेरी कठिनाइयों का, अगर तुम रिश्ता निभाना चाहो भाइयों का, बातें हाई मेरी ना पैमाना भाइयों का, अंधेरा छीनते निकालूंगा मैं खुद सुबह, मेरी सुबह होगी देखेगा जमाना ये, पहली बातें मेरी चाहता सुन जाना ये, जलेबी रस भरी लेंगे चटकारा ये, सफलता चमकी जो लगा चमकारा ये, नेबरहुड बोले छोरा थोड़ा साइक है, मेरा हुक मेरी ढक्की मेरी जान मानो ढक्किया ही मेरी ये पहाड़ियों की टाइप है, लिखता सच पर कि बिकता नहीं है सच, कहते झूठ पूरा होता जो है आधा सच, मेरे आगे आके करते हैं ये मच मच, देवो नसीनी सारे दर करे ठक ठक, दहलीज मेरी लक्ष्मण रेखा सी, जिसे तुम कभी लांग ना पाओगे, हर बार मुझे दोगे जो नकार तो फिर याद रख बात मेरी, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे।